How are you students? Perhaps you are fine. Thank you. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इतिहास के दूसरे पार्ट भारत में राष्ट्रवाद पर एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद आज दूसरी वीडियो है, तो आप देखेंगे असहयोग ही क्यों। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। यह 1919 में लिखी और भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। ये सारी बातें उस किताब में उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि जैसे कि अंग्रेज यहाँ पर मुट्ठी भर आए थे, जैसे आप लोग जानते हैं, और उन्होंने यहाँ शासन किया, तो वो शासन कर रहे थे हम लोगों के सहयोग से। लेकिन महात्मा गांधी ने चलाया असहयोग आंदोलन। उनका मानना था कि सहयोग से तो ये शासन चला रहे हैं, क्यों न हम इनका असहयोग कर दें। असहयोग से ही इन्हें पता लगेगा कि शासन कैसे किया जाता है। सहयोग अगर हम वापस ले लें तो साल भर बाद ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। यानी कि पहले पदवियां देते थे, जैसे किसी को शेख बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को अधिकारी बना दिया। इस तरह की जो पदवियां देते थे, उन्होंने कहा इनको लौटा देनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनको भी छोड़ देना चाहिए, और जो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे थे उन्होंने कहा उनका सबका बहिष्कार करना चाहिए। इसलिए उस समय जो इंदिरा गांधी थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पंडित नेहरू का जो खानदान था वो बहुत ही मालदार था और वो विदेशी वस्तुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो इंदिरा गांधी ने उन सारी विदेशी वस्तुओं की एक होली जलाई, यानी कि विदेशी वस्तुओं को न अपनाने की कसम ली, और विदेशी वस्तुओं को न अपनाना, अपने यहाँ की यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे कि हमें मालूम है कि यह नमक के कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नमक का कानून ही है। गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा कर रहे थे। शौकत अली वह है जिन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे कांग्रेस के बहुत सारे लोग। उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और आखिरकार ये सहमति नहीं बन पाई। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा, इसको हम देखते हैं। इसको देखते हैं कि शहरों में आंदोलन। देखिए, शहरों में जो मध्यम वर्ग था वो जुड़ा। हजारों विद्यार्थी जुड़े, उन्होंने कॉलेज स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, यानी कि असहयोग करना शुरू कर दिया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं, तो सामान्य से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने भी चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराबों की दुकान की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है दुकान के आगे धरना प्रदर्शन करना, और अगर कोई खरीदने जा रहा है तो उसको ये दुकान तक ये समझाते हुए जाना कि आप विदेशी वस्तु ना खरीदें, शराब ना खरीदें, जो भी सामान है विदेशी ना खरीदें। अगर वो मान जाते थे तो ठीक है,
नहीं मानते थे तो नाइयों ने उनके बाल काटने छोड़ दिए, धोबियों ने उनके कपड़े धोने बंद कर दिए, यानी कि उनका समाज ने बहिष्कार कर दिया। और कहावत में कहा जाता है कि लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो आधा रह गया, जिसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। तो कुल मिलाकर उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। धीमा पड़ने के भी कई कारण थे। एक तो खादी के जो कपड़े थे वो महंगे होते थे, गरीब लोग खरीद नहीं सकते थे। कपड़े मिलों के लंबे समय तक बहिष्कार वो लोग नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। तो कुल मिला के विद्यार्थी और शिक्षक भी अब स्कूलों की तरफ लौटने लगे और बहुत सारे वकील भी अदालत की ओर दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह बहुत समय बाद फैला। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले आज की तरह मीडिया नहीं थी, लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या हमारे देश में विदेशी शासन कर रहे। तो अवध में सन्यासी बाबा हुए रामचंद्र, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर वे होते हैं जो अनुबंध के द्वारा विदेशों में काम करने जाते थे। आजकल हम देख सकते हैं वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, ज्यादातर के नाम हिंदुस्तानियों के ऊपर ही रखे गए हैं, हिंदुस्तान जैसे नाम रखे गए हैं। तो ये मान लिया जाए कि वे ज्यादातर लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे और वो वहीं के वहीं रह गए। बेगार किसानों से लेते थे अंग्रेज। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए उनसे श्रम का काम कराना। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। तो इस सब का बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया। बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों की सामाजिक बहिष्कार किया जाए, ये सारी बातें। जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित किया गया। पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों के संगठन में की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। यानी कि किसानों को परेशान न किया जाए, इसके लिए बाबा रामचंद्र ने काम किया। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक के शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। उग्र गुरिल्ला मतलब उग्रवादी कार्रवाई। जैसे अंग्रेजों की सेना को देखा, बाहर निकले, उन पर हमला किया और जब तक वो संभले तब तक गुंडेम की जो पहाड़ियां थी उनमें वो छिप जाते थे। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। और हम देखेंगे इस आंदोलन का जो आदिवासियों के आंदोलन थे, इसको अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे। वे एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास सारी विशेष शक्तियां हैं, यानी उन्हें कोई गोली नहीं मार सकती, वो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था कि वह ईश्वर के अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और कहा जाता है कि एक बार राजू जो थे उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और बाबा महात्मा गांधी के चरणों में उन्होंने उस थैली को लाके रख दी थी। हालांकि 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बागानों में स्वराज।
बागानों में स्वराज का मतलब था, जो बागानों में लोग काम करते थे चार दीवारी के अंदर, वो लोग ये समझने लगे कि स्वराज का मतलब ये होगा कि वे अब अपनी इन चार दीवारियों से बाहर आ जा सकेंगे। उससे पहले क्या था कि जो चाय के बागान होते थे उनके अंदर जो भी मजदूर रहते थे वो अंदर ही रहते थे, अंदर ही शादी विवाह, अंदर ही सारे त्योहार, तीज, और यहाँ तक कि वो मृत्यु हो जाती थी तब भी वो अंदर ही सारे दफनाते थे, सारे काम करते थे। तो बागानों में जो स्वराज का मतलब था, उन लोगों ने ये निकाला कि महात्मा गांधी का जब राज आ जाएगा तो वे लोग अपने गांव की तरफ लौट जाएंगे, उन्हें जमीनें मिल जाएंगी, उन्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी और वो चार दीवारी से बाहर आ जा सकेंगे। रेलवे स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई की। और आगे आप देखेंगे चौरी चौरा कांड, जैसे कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी को वापस लेना पड़ा। ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर में स्थित है। एक जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहा था मगर पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और देखते ही देखते उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर खत्म हो गए। महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया। सबने अवज्ञा की ओर ये मैं तीसरी वीडियो बाद में बनाऊंगा। थैंक्स।